नमस्कार। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर कैसे एकजुट रहता है। इसका राज एक दस्तावेज में छिपा है। एक ऐसी किताब जो सिर्फ कानून की नहीं बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और सपनों की कहानी कहती है। आइए आज भारत के संविधान की इस शानदार रूपरेखा के पन्ने पलटते हैं और इसके सार को समझते हैं। हर महान कहानी की एक यादगार शुरुआत होती है और भारतीय संविधान की शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र का सामूहिक संकल्प है, एक ऐसा वादा जो हर नागरिक से किया गया है। तो ये जो प्रस्तावना है, जिसे प्रीएम्बल भी कहते हैं, ये असल में संविधान की आत्मा है। ये वो रोशनी है, वो गाइड है जिस पर हमारे देश की पूरी इमारत खड़ी है। चलिए इसके जो मूल विचार हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है संप्रभु या सॉवरेन। इसका सीधा साधा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, चाहे विदेश नीति बनानी हो या अपने देश के लिए कानून। कोई भी बाहरी ताकत भारत को ये नहीं बता सकती कि उसे क्या करना है। आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता और उसकी चुनी हुई सरकार का होगा। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष पर। देखिए, इसका मतलब धर्म विरोधी होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार की नज़र में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। स्टेट का यानी सरकार का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। कोई किसी भी धर्म को माने, कानून के सामने सब बराबर हैं। सरकार का काम सबको एक जैसे मौके देना है, किसी एक धर्म को आगे बढ़ाना नहीं। और गणराज्य या रिपब्लिक होने का क्या मतलब है? आसान भाषा में, हमारे देश का जो सबसे ऊंचा पद है यानी राष्ट्रपति का, वो किसी राजा या रानी के लिए रिजर्व नहीं है। वो विरासत में नहीं मिलता। भारत का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है और यही बात ये पक्का करती है कि असली शक्ति हमेशा जनता के हाथों में रहे, किसी शाही खानदान के नहीं। तो आखिर ये प्रस्तावना हर नागरिक से वादा क्या करती है? असल में ये 4 बड़े बड़े वादों पर टिकी है। पहला है न्याय, जहां किसी के साथ सामाजिक या आर्थिक तौर पर कोई भेदभाव न हो। दूसरा है स्वतंत्रता, जहां हर किसी को सोचने, बोलने और अपने तरीके से जीने की आज़ादी हो। तीसरा है समानता, जहां कानून की नज़र में सब एक हों। और चौथा बंधुता, यानी भाईचारे की वो भावना जो पूरे देश को एक परिवार की तरह जोड़कर रखती है। यही वो सपने हैं जिन्हें हमारा संविधान पूरा करना चाहता है। तो हमने संविधान के दिल की बात तो कर ली, उसके दर्शन को समझ लिया। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और बात करते हैं देश की जमीनी हकीकत की। मतलब भारत का क्षेत्र क्या है और ये कैसे तय होता है। संविधान का पहला आर्टिकल, पहला अनुच्छेद ये बात साफ कर देता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ ये जो संघ शब्द है ना, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि राज्य अपनी मर्जी से किसी समझौते के तहत साथ नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें प्रशासन की सहूलियत के लिए बनाया गया है। और यही बात भारत को इतना मजबूत बनाती है। ये जो संघ है ये अटूट है। मतलब किसी भी राज्य को, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। देश एक है और हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि राज्यों की सीमाएं पत्थर की लकीर बन गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान, हमारी संसद को ये कमाल की शक्ति देता है कि वो नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है, यहाँ तक कि उनके नाम भी बदल सकती है। ये दिखाता है कि राष्ट्र राज्यों से ऊपर है और देश की एकता के लिए जो भी बदलाव जरूरी हैं वो किए जा सकते हैं। चलिए, जमीन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन को अपना घर कहते हैं। आखिर एक भारतीय नागरिक होता कौन है? चलिए नागरिकता के इस बेहद जरूरी पहलू को भी समझते हैं। भारत में ना एक बहुत ही सीधी और साफ व्यवस्था है, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। इसका मतलब है कि कोई चाहे केरल में रहता हो या कश्मीर में, पहचान सिर्फ एक है, भारतीय नागरिक। किसी राज्य की अपनी अलग नागरिकता नहीं होती। ये सिस्टम देश में एकता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, जो अमेरिका जैसे देशों से अलग है, जहां लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है। तो सवाल ये है कि कोई भारतीय नागरिक बनता कैसे है? हमारा कानून इसके लिए मोटे तौर पर 5 रास्ते बताता है। पहला, जन्म से, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, वंश से, यानी अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के जरिए, अगर कोई भारतीय मूल का है और अप्लाई करता है। चौथा है देशीयकरण, अगर कोई लंबे समय तक भारत में रहा हो और कुछ शर्तें पूरी करता हो।
और आखिर में, अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तो वहाँ के लोग भी अपने आप भारतीय नागरिक बन जाते हैं। अब हम संविधान के उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसे अक्सर इसकी धड़कन कहा जाता है, इसके दिल की आवाज। ये है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि वो गारंटियां हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है ताकि वो इज्जत और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी सके। इन अधिकारों को कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि समानता का अधिकार, जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने, इकट्ठा होने और देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो किसी भी तरह की जबरदस्ती की मजदूरी या बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। और ये अधिकार कितने क्रांतिकारी हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 17। ये एक ही लाइन में सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता यानी छुआछूत की घिनौनी प्रथा को खत्म कर देता है और इसे एक कानूनी जुर्म बना देता है। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का औजार भी है। हाँ, पर एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, ये अधिकार असीमित नहीं है। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। किसी एक की आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से किसी दूसरे के अधिकारों की सीमा शुरू होती है। देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार इन पर कुछ वाजिब पाबंदियां लगा सकती है। ये व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन है। और आखिर में सबसे जरूरी बात ये समझना है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीज नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो वक्त के साथ समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है, विकसित होता है। तो सवाल उठता है कि क्या इस पवित्र किताब को बदला जा सकता है? क्या ये पत्थर की लकीर है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। संविधान में ही इसे बदलने का तरीका दिया गया है, जिसे हम संशोधन या अमेंडमेंट कहते हैं। आपको याद होगा, जिस प्रस्तावना से हमने शुरुआत की थी, उसमें भी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए ही तो जोड़े गए थे। यही बात दिखाती है कि हमारा संविधान कितना जिंदा और लचीला है। और ये बात हमें ठीक वहीं ले आती है जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। इस महान दस्तावेज की असली शक्ति किसी सरकार में या संसद में नहीं है, बल्कि इसके पहले 3 शब्दों में है। हम, भारत के लोग, हम ही इस संविधान के बनाने वाले हैं, हम ही इसके रखवाले हैं, और यही इस राष्ट्र की रूपरेखा का सबसे बड़ा और अंतिम सच है।